Hello students, hello everyone. My name is Harshavardhan Shah and I am a chemistry faculty. I would like to welcome all of you in today's session. आज की क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ चीज़ समझना की कोशिश करेंगे. What is chemical bonding? Why do atoms are going to actually combine with each other to form bonds? मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को करने के लिए हम केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द केमिकल बॉन्डिंग. समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या है. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द नीड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. सबसे पहले जो चीज हमको समझनी है वो है नीड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. ऐसा क्यों होता है कि एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाना चाहते हैं. उसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है कि ये एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं. तो ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है. विल हैव टू डू सम ऑब्जर्वेशन. तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स है टिल डेट 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल डेट, है ना. और इन 118 एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज भी कर दिया है. इन सभी एलिमेंट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने पे समझ में आता है कि देयर आर ओनली फ्यू एलिमेंट्स 5-6 एलिमेंट्स. अगर हम उनको हटा दे तो बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स स्टेबल ही नहीं होते. दे आर नॉट स्टेबल, दे आर अनस्टेबल. ओनली फ्यू एलिमेंट्स आर स्टेबल. ठीक है. और क्योंकि वो एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं इसलिए वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट भी नहीं करते, किसी दूसरे के साथ वो बात करने के लिए भी रेडी नहीं है. तो उन एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर्ट एलिमेंट्स. उनको क्या कहा जाता है, इनर्ट एलिमेंट्स. और वो जनरली नेचर में गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनको नोबल गैसेस भी बोला जाता है ना. आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, नोबल गैसेस, जो पीरियोडिक टेबल के, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 18 में होते हैं. ठीक है. दोज आर इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस. अगर हम उन लोगों को हटा दे तो पीरियोडिक टेबल के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी के सभी अनस्टेबल होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय अनस्टेबल? अनस्टेबल का मतलब ये है कि वो स्टेबल नहीं है. इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी के साथ किसी न किसी के फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, है ना. रिएक्शन के पीछे रीजन क्या होता है, अनस्टेबिलिटी ही रीजन होता है. अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई केमिकल स्पीशीज स्टेबल है तो फिर वो क्यों भला किसी के साथ इंटरेक्ट करेगी, क्यों भला किसी के साथ रिएक्ट करेगी. क्योंकि वो अनस्टेबल होती है इसीलिए वो दूसरे किसी केमिकल स्पीशीज या फिर एटम या फिर मॉलिक्यूल कंपाउंड के साथ क्या करती है, इंटरैक्ट करती है. और इसी इंटरैक्शंस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. ठीक है. तो व्हाई डू एटम्स आर अनस्टेबल? एटम्स अनस्टेबल क्यों होते हैं? केवल वो इनर्ट गैसेस ही स्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल है. तो इसको डिटेल में समझने के लिए लुइस करके एक केमिस्ट थे, उन्होंने थोड़ा सा स्टडी किया. लुइस ने जो स्टडी किया उनके स्टडी के बेसिस पर उन्होंने एक थियरी को प्रपोज किया. उस थियरी को बोला जाता है ऑक्टेट थियरी. Lewis studied the elements, all the elements. He tried to understand what is the reason behind bond formation. Atoms bond क्यों फॉर्म करते हैं. तो उन्होंने ये जो स्टडी किया था उसको उन्हें ऑक्टेट थ्योरी के फॉर्म में समराइज करके दे दिया. नाउ व्हाट इज ऑक्टेट थ्योरी? नाम में ही उसका अर्थ है. ऑक्टेट मतलब 8, ऑक्ट मतलब 8, 8 मतलब लास्ट. लास्ट का जो शेल होता है किसी भी एटम में, जो लास्ट शेल होता है जिसको हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे मतलब ऑक्टेट होगा. तो लुइस कहते हैं कि वो पर्टिकुलर एटम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा. इसका यह भी मतलब है कि जिस एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो एटम्स अनस्टेबल है. तो लुइस ऑक्टेट थ्योरी कहती है द एटम्स with 8 electrons
in its valence shell, 8 electrons in its valence shell are stable. वो सारे एटम्स क्या है, स्टेबल है. This also implies that atoms which do not have 8 electrons in its valence shell are unstable. ये जो डिस्कशन चल रहा है ये मियर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है. दिस इज कमिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. इट डज नॉट हैव एनी प्रूफ, it does not have any other logic on the basis of which we can support this theory. This theory comes on the basis of observation. इस theory को हम observation के basis पे, practical observation के basis पे study कर रहे हैं. तो लुइस ने जो बोला अगर हम उस बात को समझ लेते हैं तो हम लोग ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बहुत सारे एटम्स जिनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो लोग क्यों अनस्टेबल है और फिर वो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं. तो इस सवाल का जवाब हमको लुइस ऑक्टेट थ्योरी से मिल जाता है. दोनों जवाब मिल जाते हैं कि इनर्ट गैसेस क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी सारे क्यों अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके पास वैलेंस शेल में 8 से कम या फिर ज्यादा कुछ भी हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. थोड़े से एग्जांपल्स की मदद से इसी थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया नियॉन. फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं नियॉन का. नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8. ये जो शेल है ये इसका वैलेंस शेल है. लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोला जाता है और इसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स है. तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वैलेंस शेल. हम जैसे देख ही पा रहे हैं इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसका क्या मतलब है, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है. क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए नियॉन क्या है, इसलिए नियॉन एक स्टेबल एटम है. नियॉन इज स्टेबल. ये दिस इज अकॉर्डिंग टू लुइस थ्योरी. क्योंकि नियॉन स्टेबल बन गया इसलिए ये कभी बॉन्ड फॉर्मेशन करता ही नहीं, ये इनर्ट गैस है. वही आप दूसरा एग्जांपल लीजिए सोडियम का जो तुरंत नियॉन के बाद आता है. इसका एटॉमिक नंबर 11 है. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है. तो ये वाला शेल इसका वैलेंस शेल बन चुका है. दिस इज द वैलेंस शेल. एंड इसके वैलेंस शेल में जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है. 8 होना बहुत इंपॉर्टेंट है. 8 इलेक्ट्रॉन्स. There are not 8 electrons. There is only 1 electron. Therefore, sodium is unstable. So, sodium has only one electron. In its valence shell. Hence, it is unstable. ठीक है. तो ये हमने समझ लिया लुइस ऑक्टेट थ्योरी को. इसके दो एग्जांपल्स भी देख लिए, नियॉन के बारे में, सोडियम के बारे में. ठीक है. अब इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन का नीड तो समझ में आ गया. अब हमको ये समझना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं. हाउ आर द बॉन्ड्स गेटिंग फॉर्म्ड. सो बॉन्ड फॉर्मेशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं. उन तरीके को समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज डिफरेंट ways by which bond formation occurs. So the second thing that we would like to study over here is modes, or you can also say methods of bond formation. ठीक है. बॉन्ड फॉर्मेशन करने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि हम लोग अनस्टेबल है, वो तो हम समझ चुके हैं. लुइस ने हमको समझा दिया कि कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है. तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन करने का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में जाना.
तो अब ये समझते हैं कि स्टेबिलिटी के डायरेक्शन में कैसे जा पाएंगे, हाउ आर वी गोइंग टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी। वो समझने के लिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सोडियम का ही। हमने अभी बोला कि सोडियम अनस्टेबल है, तो सोडियम को ही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सोडियम स्टेबल कैसे बन सकता है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम को अगर स्टेबल बनना है तो उसके वैलेंस शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। एज पर द लुईस ऑक्टेट थ्योरी, अगर सोडियम को स्टेबल बनना है तो इसके वैलेंस शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब है एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं, तो क्या वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा? हाँ ठीक है, करने के लिए तो कर सकता है, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। देयर इज नो वन हु कैन गिव सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स। और चलो मान भी लिया कि किसी ने 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम ले भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? एक दो इलेक्ट्रॉन्स की बात हम समझ सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सोडियम के पास केवल 11 प्रोटॉन्स है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब उसके पास 11 प्रोटॉन्स है। और अगर उसने 7 इलेक्ट्रॉन्स को और ले लिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे 18, 2 8 8 हो जाएगा वो, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल ही नहीं पाएंगे, कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, वो भी एक अनस्टेबल सिचुएशन हो जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। हम लुईस ऑक्टेट थ्योरी को अगर समझ रहे हैं तो हमको समझना है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर इसके 8 इलेक्ट्रॉन रखने गए तो दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो इसको और सिंपल तरीका जो है, सिंपल मेथड जो है वो ये है कि रादर देन गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर सकता है? ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, लूज इलेक्ट्रॉन। इसने क्या कर दिया? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इस पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। अब हो गया ना इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये बन गया स्टेबल, इस प्रकार से ये बन गया स्टेबल। अब क्या इलेक्ट्रॉन लूज करना ही एक तरीका होता है? नो, इलेक्ट्रॉन गेन भी करवाया जा सकता है। जैसे सोडियम के बाद क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 287, वो है 287। अब क्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है वैलेंस शेल में, उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अगेन इट हैज 2 ऑप्शंस। जैसे सोडियम ने किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वैसे ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने चला। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? अगर 7 इलेक्ट्रॉन लूज भी करना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए एनर्जी लगती है। एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी लगती है। अब 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? कौन इसको इतनी एनर्जी देगा? चलो दे भी दिया, तो 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद भी अनस्टेबल ही होगा, क्योंकि इसके पास 17 प्रोटॉन्स है और उनको बोला है कि केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके रखो। तो 10 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन्स इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन। हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना जितना क्लोज हो उतना अच्छा होता है। सबसे बेहतर सिचुएशन तो ये होगी कि दोनों इक्वल हो जाए, जो इनर्ट गैसेस में हो सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे इन एटम्स में अनस्टेबिलिटी होती है, इसलिए एक हाथ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन लूज कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, अभी क्लोरीन क्या करेगा? रादर देन लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट विल प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज, और इसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया 288। तो इस प्रकार से सोडियम स्टेबल हो गया Na+, क्लोरीन स्टेबल हो गया Cl-। अभी नेक्स्ट क्या होगा? ये जो Na+ है, ये जो Cl- है, हालांकि ये थोड़े थोड़े स्टेबल हो चुके हैं, पर जब भी इन पे चार्जेस होते हैं, चार्ज मतलब अनस्टेबिलिटी, तो ये नया प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो Na+ है और ये जो Cl- है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बन जाता है NaCl। अब ये जो NaCl है, अगर इसको डिटेल में देखेंगे, अगर इसको डिटेल में देखेंगे तो ये है क्या एक्चुअली? यहाँ पे Na+ है जिसको Cl- के साथ हमने रखा है, Na+ को Cl- के साथ रखा है। दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक बॉन्ड? आयंस के बीच का बॉन्ड, कटायन अनायन के बीच का जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। तो दिस इज फर्स्ट मेथड wherein we have studied the ionic bond। हमने किसकी बात किया यहाँ पर? आयोनिक बॉन्ड की बात की। ठीक है,
क्या कोई अलग तरीके भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो जो दूसरा तरीका है उसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, उसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन का, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसके सारे पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल इट्स पॉसिबिलिटीज। हाइड्रोजन के पास फर्स्ट ऑप्शन है लूज इलेक्ट्रॉन। जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करवा दीजिए, हटा दीजिए उस इलेक्ट्रॉन को। अभी उस इलेक्ट्रॉन को भी हटा दिया तो ये बन गया H प्लस। क्या ये स्टेबल बना? अरे नहीं, ये तो हमने उल्टा ही कर दिया ना। उसको चाहिए थे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अभी हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जो 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता, उसके लिए ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो भी सफिशिएंट है। तो उसको चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन, और हमने क्या कर दिया, उसका एक इलेक्ट्रॉन था उसको भी निकाल दिया। अब ये दुनिया का सबसे सबसे क्या बोल सकते हैं, बेगर, सबसे बड़ा भिखारी बन चुका है। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस वॉज अ पार्ट ऑफ जोक। कहने की बात यह है कि यह और अनस्टेबल हो चुका है, ये और अनस्टेबल हो चुका है। H प्लस इज मोर अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि हमने उल्टा चीज कर दिया। हाइड्रोजन को स्टेबल बनाने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, हमने जो एक था उसको भी निकाल दिया। ये तो अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन हो गई। चलो ठीक है, तो हमको पता तो है ना हमको क्या करना है, गेन करवाना है। इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, गेन करवाना है। चलिए गेन करवा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, H माइनस। क्या बन जाएगा, H माइनस। आ गया ना इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया ना ये खुश? नो, अभी भी प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एक प्रोटॉन है, और क्योंकि इसने एक और इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से, जो इस केस में ड्यूप्लेट बोला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए, तो ऑक्टेट बोलना तो ऑक्टेट रूल ही है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो ये स्टेबल हो चुका है। बट क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज आ चुका है, और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का, और प्रोटॉन केवल एक है। अगर देखा जाए तो वैसे लग रहा है कि एक ही तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पर और ज्यादा डिटेल में समझिए, जितने प्रोटॉन्स है उसका डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। डबल हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स। इट इज नॉट जस्ट मियर एक एडिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ये डबल हो चुके हैं। अब आप n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलिए कि 2n इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखे, तो ये उसके कैपेसिटी के बियॉन्ड है। इसीलिए H माइनस अनस्टेबल है। सरप्राइजिंगली H माइनस इज मोर अनस्टेबल देन H प्लस। ये H प्लस से भी ज्यादा अनस्टेबल है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा अनस्टेबल और सबसे ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज है। तो हम क्या कर रहे थे, हम हाइड्रोजन को स्टेबल कर रहे थे। हम स्टेबल करने के लिए दोनों तरीके को एक्सप्लोर किया, इसके दोनों तरीके फेल हो रहे हैं। पहला तरीका देखा तो हमने इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिया, दूसरे तरीके में इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिया, तो ये दुनिया का सबसे अनस्टेबल चीज बन चुका है। अब करे तो क्या करे? तो हाइड्रोजन के पास केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी बच जाती है। वो क्या करता है, वो करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर बात आती है शेयरिंग की। वो बोलता है मैं लूज करता हूं तो भी प्रॉब्लम है, गेन करता हूं तो भी प्रॉब्लम, चलो एक काम करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली शेयरिंग तो कोई एक जन नहीं कर सकता ना, शेयरिंग 2 लोगों के बीच में होती है ना शेयरिंग। देयर हैज टू बी 2 पीपल हु विल शेयर समथिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन लेट से किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ऐसा जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ही शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन किसी के साथ भी कर सकता है। हम लोग एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है, हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हो चुकी है। इन दोनों का क्या हो चुका है, शेयरिंग हो चुका है। ये आपका हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली है। इस प्रकार के बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर हमने क्या समझने की कोशिश की है, यहां पर हमने ये समझने की कोशिश की है कि अलग अलग एटम्स अनस्टेबल क्यों होते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों वो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने लुईस थ्योरी को समझा। फिर हमने ये समझने की कोशिश की कि कौन कौन से अलग अलग प्रकार के मोड्स या फिर मेथड से बॉन्ड फॉर्मेशन के। पहला हमने समझा आयोनिक बॉन्ड, फिर हमने समझा कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे डेवलप करते करते कोवैलेंट बॉन्ड में ही बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में ही बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज को प्रपोज किया गया है। जैसे कुछ थ्योरीज को मैं यहां पर लिखता हूं। थ्योरीज टू अंडरस्टैंड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को
एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। तो जो सबसे फर्स्ट थ्योरी दी गई थी वो थी ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती है। जैसे मैंने यहां पर दिखाया, मैंने एटम्स को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हुए दिखाया। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन किसी शेल में प्रेजेंट है, वो शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होती है। ये सब हम क्वांटम नंबर से डिराइव करते हैं, ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है, वो वहां से हम उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको वहां से हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, उस थ्योरी के हिसाब से हम कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ा सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से ही मैच करता है, पर ये और थोड़ा डिटेल में जाते हुए हमको और ज्यादा डिटेल में कुछ चीजों को एक्सप्लेन करता है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ते हैं, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम हाइब्रिडाइजेशन को भी पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। और ये भी थ्योरीज के बाद हम फाइनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखिए, प्लीज लुक केयरफुली ओवर हियर, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए ही तीन तीन अलग अलग थ्योरीज है। ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी गलत बोल रही है, कोई थ्योरी का कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए तो अगली थ्योरी पढ़ रहे हैं, पर गलत हम किसी को नहीं बोलेंगे। ये थ्योरी है, ये कुछ लेवल पे कुछ चीजें बोलती है, बाद में ये फेल हो जाती है, तो फिर हमने ये थ्योरी को पढ़ा। ये थ्योरी बहुत सारी चीजें बोलती है, इसको थ्योरी को हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हमको पढ़ाता है, पर एक लेवल पे जाके ये भी फेल हो जाती है, तो फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कुछ चीजों के लिए एप्लीकेबल है, बहुत सारी चीजों के लिए हम वीबीटी का ही इस्तेमाल करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे, ये कुछ लेवल तक एप्लीकेबल है। तो इस प्रकार से हम केमिकल बॉन्डिंग को खास करके कोवेलेंट बॉन्ड्स को स्टडी करते हैं। आयनिक बॉन्ड्स इतना ज्यादा हम स्टडी नहीं करते, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ स्टडी करने लायक भी नहीं है, केवल वो आयंस का बॉन्ड है, कैटायन आयंस का बॉन्ड है, हम उतना ही पढ़ते हैं, एंड दैट इज ऑल। So that's all for today's lecture. Bye everyone. Have a nice day.